यार यहाँ पे मैंने बढ़िया पैसा बनाया है। मेरा पैसा कुछ 4-5 कंपनियों में बना। एक ही बात समझ में आई, जॉब में सीखा बहुत, जॉब में क्लाइंट कमाए और क्लाइंट को सही चीज दी, वो सही चीज ने काम किया। वॉरेन बफेट ने बहुत हेल्प की झुनझुनवाला जी को कि एक स्टॉक ने उनके कितने ही स्टॉक्स की गलतियों को दबा दिया। दुनिया में जितने लोग भागे हैं सब डेट के कारण भागे। बिजनेस में डेट नहीं होनी चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं कि यार यहाँ तो पैसा बन नहीं रहा है। 1 साल पहले या 6 महीने पहले भी आपने ऑयल माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो खूब पैसा बन रहा होता। तब जब जनता उसकी बात नहीं कर रही, आप सब बात कर रहे हैं गोल्ड की। फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टॉक मार्केट, ये समय है डालने का पैसा। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर भुवन गुप्ता, जो कि हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ क्लाइंट फर्स्ट कैपिटल। अपने क्लाइंट्स के लिए $100 मिलियन से भी ज्यादा की एसेट्स मैनेज कर रहे हैं अभी। और भुवन जी एक वैल्यू इन्वेस्टर की तरह जाने जाते हैं। बर्कशायर हाथवे से काफ़ी इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है इनका कोर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और इस एपिसोड में हम बहुत सारी इनकी जर्नी से रिलेटेड बातें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स आने वाले हैं, इन्होंने क्या मिस्टेक्स करी हैं अपनी लाइफ में जिनसे हम लोग सीख सकते हैं, कहाँ पे इन्होंने अच्छी वेल्थ बनाई है, बहुत सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपको पावर पैक्ड इस कॉन्वर्सेशन में बहुत ही रॉ एक कॉन्वर्सेशन आपके सामने करने वाले हैं। भुवन जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने समय दिया है। मुझे पता है कि कभी भी इजी नहीं होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, सीईओ के लिए, बिजी डे से टाइम निकालना व्यूअर्स के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इन दी पॉडकास्ट। आई कुछ हम जो भी हमने गलतियां की उससे लोग सीख सकें, तो इससे ऑनर क्या हो सकता है। बिल्कुल यही बिल्कुल। चाहते हैं। बिल्कुल। मैं गलतियों पे बाद में बात करूंगा भुवन जी। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप पिछले 10-12 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिवली क्लाइंट्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो पिछले 10-12 साल की जो आपकी लर्निंग्स रही हैं उनमें सबसे बड़ी, कहते हैं ना यार यहाँ पे मैंने बढ़िया पैसा बनाया है, या फिर मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सबसे बड़ी सफलता मैंने हासिल की है, वो क्या है? क्योंकि मैं वहां से चालू करके ये सीखना चाहूंगा कि यार आपने कैसे अपनी जर्नी में सबसे बड़ी सीक्रेट या सबसे बड़ी सक्सेस हासिल की है। तो राहुल, जर्नी तो 20 साल की हो गई, बिकॉज जॉब में भी यही करते थे, बट ऑफिशियली जो करियर रहा फंड मैनेजमेंट का, एक ही बात समझ में आई कि वैल्यू इन्वेस्टिंग मीन्स जो आप 100 रुपए की चीज यदि आप 80 में खरीदते हो, यदि वो 1000 हो जाती है तो पैसा वहां बनेगा। तो मेरा पैसा कुछ 4-5 कंपनियों में बना और फिर उसके बाद क्लाइंट फर्स्ट कैपिटल में बना, बिकॉज हम परफॉर्मेंस फी बेस्ड फंड मैनेजर हैं, सो वी मोर लाइक एक एक्ट लाइक अ पार्टनर। तो पूरा पैसा यहीं बना है। जॉब में इतना पैसा नहीं बनाया, लेकिन जॉब में सीखा बहुत, जॉब में क्लाइंट कमाए और क्लाइंट को सही चीज दी और वो सही चीज ने काम किया। वॉरेन बफेट ने बहुत हेल्प की, रामदेव जी अग्रवाल जो है, सब सीढ़ी पकड़ी, गुरु बनाए, आगे बढ़ते गए और अल्टीमेट डेस्टिनेशन में पहुंच गए, ओमाहा पहुंच गए। और इस तरीके से हमने जो है भगवान की कृपा से पैसे बनाए। ये हमारी जर्नी। ये जो 4-5 कंपनीज आपने चूज करी, इनमें आपको कोई पैटर्न समझ में आया कि भाई मैंने ये 4-5 जो बेट्स लिए थे उनमें कुछ कॉमन चीजें थी? ऑफ कोर्स हर चीज तो, हर बेट अपनी अलग एक यूनिक बेट होती है, लेकिन क्या कुछ कॉमनैलिटीज भी थी जिनसे हम कुछ पैटर्न निकाल पाए? तो पैटर्न को समझते हैं, उसके पहले एक बार समझते हैं कि यहाँ होता क्या है। तो लेट्स से हम लोग, वी आर कॉन्सेंट्रेटेड फंड मैनेजर। वी डोंट बाय 30-40 कंपनीज, वी बाय ओनली 10 कंपनीज। 10 कंपनीज में भी वी आर वेरी वेरी कॉशियस ऑफ वन थिंग। दुनिया में जितने लोग भागे हैं राहुल जी, सब डेट के कारण भागे हैं। कोई बिजनेस आज कर, यदि मान लीजिए खत्म हो गया है, डेट के कारण खत्म हुआ है। विजय माल्या आज लंदन में बैठे हैं, डेट के कारण बैठे हैं। तो डेट, बिजनेस में डेट नहीं होनी चाहिए। अब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है जब लोग बेच रहे हो और आप उसे खरीदें। अब डेट नहीं है, लोग बेच रहे हैं या डेट कम होने वाली है और आप उसे खरीदते हैं। आप जब खरीदते हैं आपको ये नहीं पता है कि आप 10 गुना बनाएंगे। आप जब खरीदते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपने सही खरीदा है। अब जब हमने खरीदा तो चाइना से कंटेनर आना बंद हो गए। जब कंटेनर आना बंद हो गए तो फ्रेट चार्जेस बढ़ गए। वेसल के जो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो और बढ़ गए। तो वहां हमारा 8 गुना पैसा बन गया। ऑयल जो डिप्रेस था, अभी भी वापस वो टाइम आया है। तो 2020 में भी नवंबर में टाइम आया था जब आपने देखा कोविड में ऑयल नेगेटिव चला गया था। तो थ्योरेटिकली वहीं पे हमने जब वो कंपनी देखा, हमने कि कंपनी तो 25 साल से 30 साल से है,
और ऑयल जो है आज डिप्रेस है, बट जैसे आज ऑयल बहुत ऊपर चला गया है तो लोगों को डर लग रहा है, लेकिन ऑयल वापस नीचे जाएगा, बिकॉज दुनिया चल नहीं पाएगी इसके बिना। तो हमने जब देखा, जब लोग भाग रहे हों, जब लोगों को पता नहीं हो उस ट्रेंड के बारे में, तो आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे अभी 1 साल पहले या 6 महीने पहले यदि आपने ऑयल माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो खूब पैसा बन रहा होता अभी। तो सिमिलरली हमने क्या किया, जब गोल्ड माइनिंग या गोल्ड में आप कह लीजिए लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे या सिल्वर में नहीं थे, हमने गोल्ड माइनिंग और सिल्वर माइनिंग में स्टेक उठा लिया। और मैं कहूंगा हर फील्ड में एक वॉरेन बफेट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ वॉरेन बफेट से ही सीखना है। देर इज अ पर्सन कॉल एरिक स्प्रॉट हु इज अ माइनिंग बिलियनियर, आप उनसे सीखें। रिक रूल, आप उनसे सीखें। तो वैंकूवर करके जो जगह है कनाडा में, वहां बहुत सारा आप देखेंगे कि सिर्फ इसी की बातें होती है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, पैटर्न ये है कि उसमें बहुत चुने हुए लोग जो बहुत समझदार हैं, जो बहुत समय जिनके ग्रे हेयर हो गए, जिन्होंने खुद पैसा बनाया है, वो आपको कह रहे होते हैं कि भाई यहाँ देखो। जैसे अभी यूरेनियम की बातें हो रही हैं, और यूरेनियम भी अल्टीमेटली चला ही गया ऊपर, तो आप तब जब जनता उसकी बात नहीं कर रही, आप सब बात कर रहे हैं गोल्ड की, अब लेट हो चुका है। तो ये है पैटर्न कि जब कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हो और चुने हुए लोग जो आपको समझा रहे हैं कि भाई ये समय है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टॉक मार्केट, ये समय है डालने का पैसा। तो अभी आपका क्या व्यू है भारत के स्टॉक मार्केट पे और कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो परमा परमा बोलूं। अच्छा। और मैं क्यों परमा बोलूं बता दूं आपको। बाय द वे, मेरा जो इतिहास रहा है वो यूएस का ग्लोबल इक्विटी का ज्यादा रहा है, और इंडिया फंड हमने उसी देखिए, इट्स ऑल अबाउट आपका थॉट, आप कैसे काम करते हैं। और जो आपने बोला एफआई ने पैसा निकाला, मैं बोलूंगा एफआई ने पैसा निकाल के बॉन्ड में एक्सपोजर ले लिया है, एक। एफआई ने जो है प्राइमरी लिस्टिंग में एक्सपोजर ले लिया है, दो। एफआई ने सिलेक्टेड मिड कैप में एक्सपोजर ले लिया है, तीन। बिकॉज उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई लार्ज कैप में इनोवेशन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं हो रहा, बट लार्ज कैप में इनोवेशन नहीं हो रहा। तो आज चैलेंज ये है कि यदि इनोवेशन नहीं होगा तो आज नई जनरेशन के लोग आ गए। मैं तो कहूंगा आप लोगों ने ज्यादा प्रसिद्धि कर ली है, जो 50 साल के लोग हैं वो तो फंड मैनेज कर रहे हैं, बट आप लोग ज्यादा फेमस हो गए हैं। तो आप जैसे लोगों पे पैसा लगाने का समय है। जी। जैसे आप देखिए निखिल कामत या राज अंबानी, जो उन्होंने उन्होंने जो झंडे गाड़े, या जोमेटो ने आज सारे रेस्टोरेंट बिजनेस को छोटा कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इनोवेशन इज रिक्वायर्ड, जो शायद फार्मा में आया है। फार्मा जो एक जेनरिक फार्मा से धीरे से अब एक टाइम आ रहा है जब यूएस में कुछ आई थिंक बहुत सारे पेटेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं अगले 5-7 साल में। तो और प्लस एआई आने से क्या हो गया, जो डिस्कवरी की कॉस्ट है ड्रग की, वो कम हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, यू विल सी दैट इंडियन फार्मा कंपनी विल बी मेकिंग देयर मेडिसिन एंड सेलिंग इन द वर्ल्ड। एंड एक टाइम पीरियड देखिए, हम चाइना से कुछ 10 साल 15 साल पीछे, मैं कहता हूँ जब चाइनीज प्रोडक्ट आते थे इंडिया में पहले, तो हम लोग हंसते थे। उसके बाद चाइना ने तरक्की की, चाइना ने अपने अच्छे प्रोडक्ट लाए, और आज चाइनीज कार ने इंडियन रोड्स, यूएई रोड्स को हथिया लिया है। मतलब जितने भी जापानीज और अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर जब वो चाइना जाते हैं तो बोलते गलती हो गई, हमने इनके साथ में क्यों किया कोलैबोरेशन। अब आप देखिए इंडिया में वही सिनारियो 10 साल में आने वाला है। तो मैं इंडिया में परमा बुल हूँ। इंडेक्स में एक बात और इंडेक्स के बारे में बोलूंगा राहुल जी। इंडेक्स का कंपैरिजन पिगी बैंक से कीजिए ना। जब आप अंधा पैसा लगा रहे हैं एसआईपी के अंदर, तो जब हम रोज घर आते थे और पापा कुछ पैसा देते थे तो हम उसको डाल देते थे गुल्लक में। हर दिवाली पे हमारी जो हाउस वाइफ होती है या हमारी जो माँ बहन होती है वो गोल्ड ले लेती है। तो आप कंपेरिजन इंडेक्स का उनसे कीजिए, तो आप पाएंगे इंडेक्स बेटर है। यदि पैसा बनाना है या कोई अच्छा काम करना है तो देख समझ के कर। आज प्रॉपर्टी देने के लिए भी आदमी कितना टाइम देता है, ट्रैवलिंग के लिए भी कितना टाइम देता है। एसआईपी इज गुड टू एक्यूमुलेट मनी। तो लेट्स से आपके पास 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, देन फाइंड द राइट फंड मैनेजर एंड गिव हिम द मनी। तो मैं बुल हूं, बट सिलेक्टेड पॉकेट है। हर चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बड़ा पैसा ब्लाइंडली नहीं लगा सकते। अब अगर मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि यार मुझे इसको इन्वेस्ट करना है और मुझे जी। एलोकेट भी करना है, एसेट एलोकेशन का भी ध्यान रखना है, सारा पैसा मैं एक जगह नहीं लगाना चाहता, तो मैं कहाँ पे हर एक एसेट क्लास को कैसे अप्रोच करूं, कहाँ मैं इसको डिप्लॉय करने की सोचूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो देखिए ऐसा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं यदि इन्फ्लेशन थोड़ा और कंटिन्यू रहा। बिकॉज यूएस में तो ऑयल शायद 130 तक चला गया, 130 रुपीज पर लीटर, रुपीज नंबर।
और इंटरेस्ट रेट जो होता है आपको पता है सारा कैश फ्लो डिस्काउंटिंग का गेम है। और यदि यूएस ट्रेजरी में ही मुझे 6% मिलने लग जाएगा या 5.5 मिलने लग जाएगा तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आऊंगा। लेकिन ये भी देखिए कि इनोवेशन जो हो रहा है कंपनीज में वो उन्हें ये ताकत देता है अच्छी कंपनियों में कि उनकी अर्निंग्स और बढ़ सकती है। तो मैं ये सब जानते हुए भी आई विल नॉट गेट इनटू बॉन्ड मार्केट। मेरा जीरो एक्सपोजर है बॉन्ड मार्केट में, मैंने बहुत अच्छे से समझा हुआ है बॉन्ड मार्केट को। एक दूसरा जो है, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। गोल्ड के कारण ही आई थिंक जो करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है इंडिया का, वन ऑफ द मेजर जो फैक्टर है वो गोल्ड से हमारा अटैचमेंट, और बहुत गंदा अटैचमेंट है इंडियंस का। एंड आई एम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत सही है, बट उसमें यदि हम एक अंधा बाइंग करेंगे तो कभी 15% नहीं बन पाएगा। इन्फ्लेशन बीट हो जाएगा, 15% नहीं बनेगा। तो अभी भारत के स्टॉक मार्केट में या भारत की इकोनॉमी में आपको बड़े पॉन्ड कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आपने थोड़ा सा मुझे एक आइडिया दिया, इशारा दिया, बट कौन से पॉन्ड्स हैं जो आपको बड़े दिख रहे हैं जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा एक्सपेंशन का स्कोप है? तो देखिए, आपने देखा होगा इसरो ने बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो आज स्पेस, एक बहुत बड़ा बाय द वे डोमेन खड़ा हो रहा है स्पेस का। स्पेस का डोमेन क्यों खड़ा हो रहा है? बिकॉज यदि आप मान लीजिए कारगिल वॉर आपको पता होगा, तो पाकिस्तान के पास एडवांटेज ये था कि वो पहाड़ पे ऊपर थे और हम नीचे थे। तो यदि मेरे पास स्पेस में आज डेटा है, स्पेस में मेरे सैटेलाइट्स हैं जो पूरी इमेजरी मुझे दे रहे हैं, तो उससे ये होगा कि दुश्मन के बारे में जानकारी पता चल पाएगी। तो स्पेस पे बहुत काम हो रहा है। इसरो ने रिकॉर्ड हासिल किया है, सबसे कम खर्चे में ऊपर जो आपके सैटेलाइट चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा बूस्ट है मैं कहूँगा। नाउ आने वाले समय में जो इंडिया में प्राइवेट स्पेस में कंपनी है, स्पेस एक्स अभी आईपीओ लेके आ रहा है, 1.9 ट्रिलियन पे चल रहा है। सेकंड नंबर कौन है किसी को नहीं पता। रॉकेट लैब सेकंड नंबर पे है, जो कि कार्बन रॉकेट बना के ऊपर जा रहे हैं। रॉकेट लैब? रॉकेट लैब, देयर आर कंपनी कॉल रॉकेट लैब, प्लैनेट लैब ऑल्सो। प्लैनेट लैब ने इतने शू बॉक्स के साइज के सैटेलाइट बनाए, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो पूरे धरती के जो चारों तरफ जो है कैमरे लगा देंगे। तो अभी ट्रम्प ने रिक्वेस्ट की उनसे कि जो एरिया है अभी ईरान वाला, वहां पर आप ब्लैकआउट कर दो, आप राइट। उसको मत उठाओ। मतलब ये सिचुएशन है। और जो अभी बात हो रही, जो इंलैंड डिस्प्यूट होता है इंडिया में, तो वो भी जियो स्पेशल जो जो सैटेलाइट्स हैं उससे वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्पेस में एक ऐसा निर्विवाद आप कहें मेरे से, एक ऐसा सेक्टर खड़ा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर और इंडिया में भी। बिकॉज हमें भी यदि आगे बढ़ना है तो हम स्पेस में ऑलरेडी आई थिंक हम लोग चौथे नंबर पे हैं। तो एक स्पेस सेक्टर है, पूरा वैल्यू चेन है। आप देखिए सैटेलाइट बनाइए या रॉकेट बनाइए या जो है उसकी टेक्नोलॉजी से काम कीजिए, एक बहुत बड़ा सेक्टर है ये मेरे हिसाब से। सेकंड आता है एआई वैल्यू चेन। और डेटा के लिए आपको सारा जो आपका जो एआई के लिए जो कंप्यूटर डेटा चाहिए वो सारा आपको रखना है उस कंट्री के अंदर। अभी मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है आपने देखा होगा, डेटा सेंटर में हिट हुआ है। तो दैट डेटा सेंटर हिट हैज मेड कंट्रीज टू रियलाइज दैट उनका एक बैकअप कहीं और होना चाहिए। इंडिया इज अ न्यूट्रल पार्टनर, दैट इज वन थिंग। गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भैया हमारे यहाँ पे जो डेटा है वो होना चाहिए हमारे पास, हमारा डेटा। इंडिया का खुद का ट्विटर नहीं है। इंडिया का देखिए जूम नहीं है, हम जूम मीटिंग कर रहे हैं जो कि यूएस का प्रोडक्ट है। इंडिया का खुद का जीमेल सर्वर नहीं है, जो वेम्बू शायद ट्राई कर रहे हैं, तो आज एक बंदे ने ट्राई किया है। ऐसे करते करते आप पाएंगे कि इसके लिए भी डेटा चाहिए आपको, आपको रखने के लिए। तो हमारे यहाँ पे एक जो सेकंड थीम आएगी वो आएगी पूरी एआई वैल्यू चेन, जिसमें हम ऑलरेडी सेमीकंडक्टर तक पहुंच गए हैं। हार्ड डिस्क भी मेड इन इंडिया हो जाएगी, एप्पल फोन तो बनने लगा हमारे यहाँ। तो ये एक सेकंड चेन है। और तीसरी, अब इन सबके लिए हमें चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी। जो पूरा आज डिप्रेस का जो आप बात कर रहे हैं पूरा इसीलिए कि ऑयल डिपेंडेंसी है। अब ये एक थ्रेड भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो जो थोरियम इंडिया के पास बहुत पड़ा, जिसपे मूवीज बनने लगी हैं, अब उसमें रिएक्टर बनना स्टार्ट, जो आई थिंक एक ऑलरेडी चालू भी हुआ है। तो वो प्रैक्टिकल जो अपना आई थिंक लैब लैब में है इस वक्त। जैसे ही वो आता है तो इंडिया के पास बहुत थोरियम पड़ा है जो कि यूरेनियम का काम कर सकता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी या लेट्स से रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। तो सोलर पैनल की कॉस्ट कम होगी, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आएंगे, तो ये पूरी एक वैल्यू चेन है। इसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत है इंडिया में। इनफैक्ट अमेरिका के ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ से पिछड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ एक नहीं, हमारे कम से कम 5-6 ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनियां हैं जो 10 साल में 15-15 20-20 एक्स हैं। तो ये एक पूरी वैल्यू चेन मेरे हिसाब से जो है ये वर्ल्ड में भी है और इंडिया में भी है जो ग्रोथ आई। स्पेस एक ऐसा जो सेक्टर है जो मैंने एक्सप्लोर अभी तक नहीं करा है। इसमें कुछ मतलब स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन आप देना चाहेंगे कि किस तरह की कंपनीज?
हाँ, मैं आपको यूएस बेस्ड कंपनियां बता पाऊंगा, मैं आपको इंडियन कंपनियां नहीं बता पाऊंगा। इंडिया में एक फंड आया है जिसमें प्राइवेट कंपनी में लगा रहे हैं वो पैसा, तो लिस्टिंग पे आने वाली है अभी ये, तो आपको यूएस कंपनियां चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, यदि आप यूएस कंपनी की बात करें तो रॉकेट लैब जो है, इसके जो ओनर हैं वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और वो बिल्कुल स्कूल कॉलेज गए ही नहीं। राइट। और वहां से उन्होंने जो है वो काम चालू करके वो आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली में उनको फंडिंग भी मिल गई है। उन्होंने कार्बन रॉकेट का कॉन्सेप्ट दिया, वो कार्बन हल्का होता है। हम्म। और अब जो है उसमें वो पहली मैन, जो मतलब मैन आर गोइंग टू गो टू स्पेस। रॉकेट लैब्स के जो सीईओ हैं, उन फाउंडर हैं, उनसे इलॉन मस्क से मिले हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की है उनकी। तो वो कंपनी कुछ 60 बिलियन में चल रही है, वहाँ 60 बिलियन देखिए आप इधर, और हाँ 1.79 ट्रिलियन, एक ये हो गया। प्लेनेट लैब एक बहुत अद्भुत काम कर रही है। तो उसमें क्या है, जो भी आपका जो फार्मर है हमारा किसान, कि भाई क्यों मेरी लैंड में जो है प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, वो सारा का सारा जो इमेजिंग का काम है वो बैठ के हो जाएगा। तो प्लेनेट लैब क्या करती है, आपको एक आप जाके आप भी खरीद सकते हैं सब्सक्रिप्शन, और आपको इमेज मिल जाती है। और जब आपको इमेज मिलती है सुबह की शाम की हर सीजन की, तो एक पैटर्न दिखता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जुड़ी हुई नासा से, जो वहां पे से एमडीएस स्पेस है, जो अल्टीमेटली सैटेलाइट्स बना रहे थे पहले से। और एक और आपने देखा होगा, अभी इंडिया ने कल स्पेस एक्स को, सॉरी अपना स्टारलिंक को मना कर दिया कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट, बिकॉज जो अभी मिडल ईस्ट में, यदि आपने मान लो आपने इंटरनेट ऑन रखा तो हम क्या करेंगे। तो एक और यहाँ पे एक बनता है कि इंडिया अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट चालू करे। तो हो सकता है रिलायंस इस फील्ड में आ जाए और रिलायंस सैटेलाइट लॉन्च करके हमारे पास, बिकॉज अभी भी रिमोट एरियाज में आप देखिए कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है इंडिया में, 4G नहीं आता है। तो मैं आप, ये सब कुछ कमियां हैं। और एक अच्छी किताब है दैट हैवेंट वेन ऑन सेल, पीछे ही पड़ी हुई है। तो वो बुक भी जो है आपके, मैं आपको बता दूंगा, आपके दर्शक पढ़ सकते हैं, बिकॉज उसमें एक, देखिए एक आर्टिकल पढ़ना और एक किताब पढ़ना, किताब में पूरी जर्नी होती है, तो वो जर्नी पढ़ना। और मैं आपको यही बताऊंगा पैसे कैसे बनाना है, मतलब आपने ले तो लिया, कब लेना है, कैसे लेना है, आई कैन हेल्प यू विद दैट हाँ, ऑल्सो। कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू ट्रैप, ये ना मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यार ये वैल्यू कंपनी है, वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, ग्रोथ भी ठीक है अभी, ठीक है टेम्पररी कोई प्रेशर है, बट कई बार ये वैल्यू ट्रैप भी हो जाता है। तो उसको कैसे हम क्लियरली सेग्रीगेट कर सकते हैं? कोई तरीका है, कोई फ्रेमवर्क है? देखिए, डिसीजन मेकिंग में जब हम जाते हैं तो हम, आपसे एक बात बताता हूँ। डैनियल कैनमैन ने एक किताब लिखी, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो। और बड़ी हास्यास्पद बात है या दुखद बात है कि उन्होंने अपने आप को, खुद को इंजेक्शन देके उनकी डेथ भी हो गई, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। हमारे पास एक राइट ब्रेन है और एक लेफ्ट ब्रेन है, एक इमोशनल ब्रेन है, एक लॉजिकल ब्रेन है। आप गैस कर सकते हैं कि कौन हीरो है, इमोशनल ब्रेन या लॉजिकल ब्रेन। जो लॉजिकल ब्रेन है वो बहुत सोचता है, बहुत केयरफुल डिसीजन लेता है। इमोशनल ब्रेन वो है जो तुरंत डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि भाई 2 × 2 कितना होता है, बताइए। 4। 4। 8 × 5। 40। 13 × 13। 13 × 30। थ्री। 13, 13 स्क्वायर। 13 × 13। यस। 169। वेरी गुड। 35 × 34। 35 × 34 मैं कर पाऊंगा? थोड़ा समय लगेगा, मुझे जल्दी नहीं कर पाऊंगा। अब जो आप करेंगे उसके लिए आप अपना लॉजिकल ब्रेन यूज करेंगे, अच्छा। ये टॉप ऑफ द मेमोरी नहीं है। ओके। ठीक है। तो जो आपने पहले भी यूज किया सारा ब्रेन, वो आपका इमोशनल ब्रेन था, जिसको पता था आंसर। ठीक है। अब जो लॉजिकल ब्रेन आप यूज करेंगे उसके लिए आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। सो प्रॉब्लम ये है, लेकिन हम सब इमोशनल हैं। पहले एक दूसरे को पसंद करते हैं, पहले करना है डिसाइड करते हैं, फिर लॉजिक लगाते हैं। ठीक है। इन्वेस्टिंग में यही परेशानी है सबसे बड़ी, कि मुझे तो अर्बन कंपनी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अर्बन कंपनी पसंद आ गई है, 4 बार उसका कुक मेरे घर आया, बहुत बढ़िया काम किया है, पर कैश फ्लो बिल ब्लीड कर रही है कंपनी। हम्म। तो इसीलिए चेकलिस्ट जो है इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अतुल गवंडे ने किताब लिखी है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। एक डॉक्टर यदि गलती से एक बार भी सीजर छोड़ दे सर्जरी के बाद पेट में, तो क्या लाइसेंस रहेगा उसका। नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अब कोशिश वही करनी है कि हम पूरी चेकलिस्ट बनाएं। वैल्यू ट्रैप फिर भी होगा राहुल जी, हम्म। मेरे साथ भी हो चुका है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है।
लेकिन क्या जाएगा आपका 100 में यदि आप 10 लगाओगे तो 5, तो एसेट एलोकेशन, तो पोर्टफोलियो मैंने जो हम उसमें बात करेंगे पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कितना पसंद कोई आ जाए उसको 10% ही देना है। हम्म। तो ये हो गया पोर्टफोलियो। अब वैल्यू ट्रैप पे आते हैं। अब आपने स्टडी करी, अब आप उस आदमी से मिलिए जिसके पास काउंटर आर्गुमेंट है। अच्छा। तो अर्बन कंपनी में मेरी टीम में जो मेरे इंडियन एक्सपर्ट है उनका काउंटर आर्गुमेंट है राइट। कि उनकी फीस, वो दे टेक मोर मनी, ज्यादा पैसा लेते हैं वो लोग। आप आज फोन लगा के देख लीजिए, आपको सस्ते मिल जाएंगे। तो अब ये होता है कि अग्री टू डिसअग्री। तो नाउ आई नीड मोर डेटा। तो हम कंज्यूमरिज्म बिलीव करते हैं। हम किसी भी कंपनी से हम जूम यूज कर रहे हैं, तो शायद हमको जूम, मीट और टीम तीनों यूज करके देखना है। फिर समझना है कल्चर कैसा है, फिर देखना है कि जूम किस प्राइस पे है, क्या बैलेंस शीट है, फिर एंट्री करनी है। राइट। और कई बार कंपनी लेने के बाद ज्यादा समझ में आती है। हम्म। ये जो है वैल्यू ट्रैप से निकाल सकता है कि मैं अपने आपकी नहीं सुनूं, मैं उनकी भी सुनूं जिनका कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है। जी। तो हमें ऐसे लोग चाहिए, निंदक नहीं राखिए आंगन टूटी चबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। अरे गोल क्या है? गोल है सबके पैसे बनाना। मेरा स्टॉक चला, ये गोल नहीं है। हम्म। एक बहुत अच्छी बात कही है गाय स्पियर ने कि जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, उसकी ज्यादा बढ़ाई मत करो। बिकॉज एक आपने लिया 10 रुपए का, वो हो गया 100 रुपए, बट 100 रुपए से 40 रुपए होने में टाइम लगेगा उसको। हम्म। तो एक ही बात है कि बहुत सिंपल सी बात है कि किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। सारे डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक का हुआ, या आपने बताया कि भाई इंडसइंड बैंक के अंदर हुआ। तो ये चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। बिल्कुल। अब वैल्यू ट्रैप हो गया, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। वैसे मेरे केस में हुआ, मैंने ट्रम्प के इस एजेंडा पे ध्यान नहीं दिया था कि वो ओबामा केयर के अपोजिट है। हम्म। उसमें मैंने इतनी स्टडी की 10 साल की, उसके बाद भी मेरा स्टॉक 50% गिर गया। हम्म। मैंने अपनी गलती मानी, मैं बाहर निकल गया। सो वैल्यू ट्रैप हो सकता है, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हम कितना ही पढ़ लेंगे। सबकी जिंदगी में ये एक रिग्रेट सब जगह सबको रहेगा, और वो उस रिग्रेट से आप निकल जाइए। कोई और आपका स्टॉक, हमारी का इंडियन पोर्टफोलियो में कंपनी है जो हमने ली थी, और मुझे मजा नहीं आया था प्रमोटर से मिल करके, बट वो प्रमोटर का टेलविंड चल रहा है, उनको आरबीआई से ऑर्डर मिल गया। अब आरबीआई से ऑर्डर मिल गया, सारे बैंक ऑर्डर देंगे, हम्म। बिकॉज जो ऑर्डर दिया अच्छा खासा। अब वो कंपनी हमारी हो गई दोगुना। हम्म। तो 10% का इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे आ गया। हम्म। तो कौन सी कंपनी चलेगी किसी को नहीं पता। रामदेव जी गए थे ना वहां लेने, अपना आयशर मोटर का लेने गए थे, तो वो गए थे उसके लिए, ट्रक के लिए, ट्रैक्टर के लिए। हम्म। चला क्या? बाइक। करेक्ट, तो सही है। ये कहानी, तो आप जब हार्डवर्क करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं वो भी शेयर करूंगा। मैं इस साल टिम कुक से मिल के आ रहा हूँ। नाउ 6 साल से मैं बफेट के पास वहां जा रहा हूँ, ओमाहा, और लोग मुझसे पूछते हैं क्यों बार बार जाते हो। सबको आंसर दे दिया, पर मुझे पता था क्या मैं मिलने वाला हूँ टिम कुक से। बट टिम कुक मुझसे मिले, उन्होंने बकायदा मेरे लिए वेट किया, हाथ मिलाया, मैंने सेल्फी के लिए कैमरा रिवर्स किया और फोटो खींची। ये है कंपाउंडिंग। तो वैल्यू ट्रैप जो आप कहा, ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। पर जो हमारी मेथड है कि हम उसको जो है 10 अपॉर्चुनिटी में या 20 अपॉर्चुनिटी में डिवाइड करते हैं, और इक्विटी में एसिमेट्रिक पे ऑफ है। एक और वर्ड आपको देता हूँ, एसिमेट्रिक पे ऑफ, कि 10 रुपए की चीज 100 और 1000 भी हो सकती है। डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम्म। गोल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू ट्रैप से बचने का तरीका ये है कि अपने आसपास उन लोगों को रखें जिनके काउंटर व्यूज हैं। कुछ मेरे पास ना 1 मिनट टाइप क्वेश्चंस है, मतलब रैपिड फायर टाइप, ठीक है? क्योंकि आप वॉरेन बफेट साहब के बहुत फैन हैं, बड़े फैन हैं उनके, और उनका उनकी प्रिंसिपल्स आप लाइफ में ला रहे हो। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि कौन सा बफेट का वो प्रिंसिपल है जो सबसे मुश्किल है प्रैक्टिस करना? बफेट का सबसे जो मुश्किल प्रिंसिपल है वो ये है कि बफेट को समझना। और मैं इसको एक छोटा सा वर्ड बोलूंगा, पेशेंस। बफेट अपने आप देखिए कंपनी में कोई क्वार्टरली अर्निंग्स नहीं दे, कोई मीटिंग नहीं होती है, एनालिस्ट से नहीं मिलते हैं। आप ध्यान से और पढ़ेंगे तो कोई टारगेट सेट नहीं होते हैं। टारगेट एथिक्स के हैं, प्रोसेस के हैं, बट नंबर्स के नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि एक मीटिंग में हम जाएंगे बफेट को समझ जाएंगे। बफेट को समझना है तो कम से कम 10 साल चाहिए। तो पेशेंस जो है बफेट का एक बहुत बड़ा की है। एक थोड़ा एक और बोलूंगा, बफेट आज भी उस 5 बेडरूम में रहते हैं। तो जब हम कमाने लगते हैं तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। बफेट के साथ वैसा नहीं है। बफेट कमाने लगते हैं, बट उनका जो घर आप जाके देखेंगे, मैं तो गया हूँ वहाँ ओमाहा में, मैं आपको फोटो भेजूंगा। तो
घर जो है उनका आज भी 5 बेडरूम है, जो एक $150 बिलियन के बंदे के लिए बहुत छोटा है। तो गिविंग मैक्सिमम and live in the minimum is what the Buffett principle people are not able to emulate. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कौन सा ऐसा बफेट का प्रिंसिपल है जो उन्होंने कुछ बोला और लोगों ने कुछ और समझा? Cash is the king. People think Buffett is sitting on cash. That's not the reality. People think that Buffett is timing the market correct. No. Buffett has cash because he has got insurance company. He's got those liabilities. So that's why Buffett has cash. One. Second problem Buffett has got different problem than us. A lot of people have problem of making money. Buffett has a problem of deploying the money. At $300 billion plus cash, if he has to buy a company, that company will move. So he can't buy a $5 billion company. Either he acquire it full. So he said also that it is easy to buy a small part of a great company, but it is difficult to buy the whole company at राइट। lower valuation. तो बफेट का प्रॉब्लम हमसे बहुत अलग है, बट लोग उस प्रॉब्लम को, हमने बफेट को एडॉप्ट किया है, एडाप्ट नहीं किया है। हम्म। बफेट गोल्ड माइनिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट बफेट ऑयल माइनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, उससे हम सीख सकते हैं। तो जो मेरा सोचना ये है कि लोग बफेट को अब, क्योंकि देखिए फिर से बोलता हूँ, मार्केट में दो चीजें हैं, मेरा बिहेवियर और मार्केट कैसा है। मुझे मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है और किसी को मार्केट बेकार लग रहा है, क्यों? बिकॉज उसका मार्केट में उसने उधारी लेके पैसा डाला हुआ है, मेरे ऊपर कोई उधारी नहीं है, तो मुझे मार्केट बहुत बढ़िया लग रहा है। तो बफेट को समझने के लिए पहले इसको ठीक करना है। हम्म। यदि आप अनकंडीशनल या विपස්සना का आपका व्यू ही नहीं है, तो आप बफेट को अपनी लेंस देखेंगे, और राहुल जब आप अपनी लेंस देखेंगे तो आप जहां समझना चाहेंगे वह समझेंगे। ठीक है। ये है। अच्छा, एआई इन्वेस्टमेंट्स को लेके अभी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है आपके हिसाब से? पीपल थिंक एआई हैज सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। एआई बहुत ब्लंट मिस्टेक करता है, और यदि हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है लोगों से कि एआई के अंदर में, ये बहुत फेवरेट लाइन है मेरी, आर्ट, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट उससे एक बड़ी चीज है, आई स्टैंड ऑल्सो फॉर इंट्यूशन। उसका एक और वर्ड है इमेजिनेशन। आइंस्टीन ने कहा था इमेजिनेशन इज बिगर देन इंटेलिजेंस। यदि ऐसा है तो सारे आईआईटीएंस और सारे जो टॉप सीए हैं वो बहुत अमीर होने चाहिए, बट पैसा तो अनपढ़ लोगों के पास है, क्योंकि उनके पास इमेजिनेशन है, विजन है। कोई उनसे पूछता नहीं आपके पास कौन सी डिग्री हार्वर्ड की। सो जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि यदि हम एआई को ब्लाइंडली, बिकॉज मैन विथ एआई विल रिमूव मैन विदाउट एआई। नाउ यू कैन ओनली यूज एआई इफ यू हैव दैट इमेजिनेशन पावर, विजन। प्रॉम्प्ट ही नहीं दे पाओगे तो एआई कैसे यूज करोगे? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि मैं एआई में लिख दूंगा आंसर आ जाएगा। आपको लिखना क्या है तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अम, क्या आपको भी कभी फोमो हुआ है? जब भी आप इन्वेस्ट किए हैं इतने लंबे समय से, फोमो हुआ है? बिल्कुल हुआ है, तभी तो आपके पॉडकास्ट में हूं। बिना गलतियों के इंसान ना हम्बल होता है ना आगे बढ़ता है। बस एक ही बात कहूंगा, चार्ली मुंगर कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीख लो, बट प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है राहुल जी। बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो इनफैक्ट, जो आने का पूरा पर्पस भी रहता है आप लोगों से मिलने का, कि भाई ये गलतियां मत करो। वॉरेन बफे को पढ़ लो, चार्ली मुंगर को पढ़ लो, फोमो मेरे को भी हुआ है, मैंने भी पैसा लूज किया है। बट इस मेथड में एक ब्यूटी ये है कि गलतियां माफ है, बिकॉज एक या दो कंपनियां ऐसी होंगी जो आपके उन गलतियों को ठीक कर देगी। बाद में आप देखिए उसको, रियलाइज कीजिए और लिखिए उसको। तो मेरे एनुअल लेटर्स हैं राहुल जी, जिसमें सिर्फ अपनी गलतियां लिखता हूं, ताकि मेरे बच्चे, मेरे आने वाली जनरेशन और मेरे आसपास जो लोग हैं वो उसको रिपीट नहीं करें। ये मैंने बफेट से सीखा है और ये मैं लिखता हूँ। एनुअल लेटर्स पे मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि मैंने, भुवन जी, आपके एनुअल लेटर्स आपकी वेबसाइट पे देखे हैं। सारे तो नहीं पढ़े हैं, बट जैसा भी जो रिसेंट आया था वो मैंने खोल के देखा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेटर्स हैं, आप जाके पढ़िएगा। क्योंकि कोई इंसान अगर अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर रहा है, इसका मतलब उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ऑफ कोर्स ना तो ब्रैग ऑफ है, ठीक है। उसका पर्पस ये है कि भाई मैंने ये मिस्टेक कर ली है, ठीक है, और मैं सीख रहा हूँ इससे। आप चाहो तो सीख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी वेबसाइट। आप क्लाइंट फर्स्ट कैपिटल वेबसाइट आप खोलेंगे, उसमें आपको एनुअल लेटर्स का सेक्शन मिलेगा, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं। दो छोटे छोटे और क्वेश्चंस हैं मेरे, भुवन जी।
ऐसी कौन सी एक कोई हैबिट है जिसने आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं? देखिए, एक तो है कि मैं जब सुबह बैडमिंटन खेलने जाता हूँ तो पूरा जो मेरा माइंड है वो पूरा जो है एकदम जो, बिकॉज होता क्या है, आप जब ज्यादा सोचते हैं आप ज्यादा एक्शन लेते हैं। हम्म। तो एक कहावत है कि वुमेन हैव डन बेटर देन, और एक स्टैटिस्टिक्स है, वुमेन हैव डन बेटर देन मैन इन द स्टॉक मार्केट। हमारे दिमाग में रोज 70,000 आइडियाज आते हैं, वुमेन के भी आते हैं, बट मैन जो होते हैं वो उन आइडियाज पे ज्यादा एक्ट करते हैं। जब आप अपने अपने फिजिकली या मेंटली आप बैलेंस होते हैं तो आप जो है सही डिसीजन लेते हैं। और जब मैं थक के आ जाता हूँ वहां से, एनर्जाइज होकर आ जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि, बिकॉज क्या है, वो इस समय आप सुबह उठ के स्टॉक मार्केट देखेंगे तो जितना, देखिए आज आप सब लोग परेशान है फेसबुक के स्क्रॉलिंग से, रील से, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। तभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, हमारा नेटफ्लिक्स नहीं छूट रहा है। तो सिमिलरली यदि आप व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, आप ब्रोकर स्क्रीन पे लगे हुए हैं, तो वो आपको टेम्प्ट करेगा ट्रेड करने के लिए। एक हैबिट ये है। दूसरी हैबिट ये है कि मैं बफेट के वहां जाता हूँ हर साल, ओमाहा में अटेंड करने। तो फिर वहां मुझे वो लोग मिल जाते हैं जो ये हाईलाइट नहीं करते कितना पैसा बनना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो एशली लिवर मोर था ना, जिसने सुसाइड कर लिया जब ये आया था आपका रिसेशन, वो नहीं बनना है। हम्म। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं तो 110 मिलियन मैनेज करता हूँ। हमारे धंधे में ये एईएम में कोई काम नहीं है। लोग वहां जो आते हैं वो मैनेज कर रहे हैं 50-60 मिलियन मैनेज कर रहे हैं 25-30-40 साल में। तो मैं सोचता हूँ कि इतने सालों में ये इतना ही पैसा मैनेज कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो ये कहता है बंदा मेरे से, एक जो मिला, कि मैं डिसाइड करता हूँ मुझे किसको ऑनबोर्ड करना है। यदि कोई मुझसे कहता है आप प्रॉमिस करो, आप लिख के दो, हमें तो हर साल रिटर्न चाहिए, मैं उसको नहीं लेता हूँ। तो हम्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टे अराउंड योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। एक गलत मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है। तो बफेट के वहां जाना बार बार, ओमाहा, जो विजडम कंपाउंड होती है, और ये समझना कि भाई स्टॉक मार्केट के बारे में शॉर्ट टर्म में बात करने का कोई मतलब नहीं। वैल्यू सिस्टम, कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। कौन बात कर रहा है इसकी? कल्चर ईट्स स्ट्रेटेजी ओवर ब्रेकफास्ट इन हम्म। इन अ बिग कंपनी। तो कल्चर क्रिएट करना जरूरी है। अपने आप बिजनेस बड़ा हो जाएगा और बिजनेस की नेटवर्क स्टॉक में ट्रांसफर होगी। ये जो मेरी दो दो चीजें हैं, कि एक सुबह सुबह अपने आप को डिस्ट्रेस करना, और दूसरा हर साल एक रिचुअल बना लिया है मैंने बफेट के यहाँ जाने का, तो वहां सीखने मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा लास्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल फ्रीडम, आज के दौर में फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत बात होती है। आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मायना है? देखिए, 20 साल पहले यदि बात करें तो मैं तो फ्री था। मैं लोगों को उधारी बांटता था, बिकॉज इतने सपने थे ही नहीं और इतने कोई शौक नहीं थे। पर अभी यह लोग मुझे बहुत देख रहे हैं कि मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन है, मुझे आगे ले जाना है। बट कमिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरे लिए यही है, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो या आपका बेटा बेटी कहती है कि पापा मेरे को ये फ्लाइट, क्या फ्लाइट कैंसिल हो गई आपकी, या बेटी कहती है पापा मुझे ये लेना है, तो राइट साइड ऑफ द मेन्यू आप मत देखो। यदि वो आज की तारीख में क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आप एक बॉल अच्छे से आप खा लीजिए खाना, या एक डिश खा लीजिए, बहुत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फ्रीडम में ये है कि आप जो राइट साइड का मेन्यू है, जो मेन्यू में प्राइस लिखा है, वो आपको देखना नहीं पड़े। यही एक इम्पॉर्टेंट, कोई कुछ लेके जाता नहीं है राहुल जी। कोई एयूएम कंपनी कुछ साथ में जाती नहीं है। बफेट आज भी कोक पी रहे हैं, और बफेट आज भी जो है आपका बर्गर खा रहे हैं। अभी बर्गर क्वेश्चन खाए। ये है कि, हाँ, क्वेश्चन ये है कि 70 के बाद कितने लोग ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। हम्म। तो मेरे लिए तो बफेट इस मामले में रही कि भाई लंबा चलो आप। हम्म। आज समस्या ये नहीं कि पैसे 1 बिलियन बनेगी में, वो तो कंपाउंडिंग हो जाएगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या आप उस वक्त भी वैसे ही यंग रहोगे और चलोगे? तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि लंबा चलना है। भले आपके पास महीने के 1 लाख रुपए खर्चा करने के लिए हो, आप घर छोटा ले लीजिए, आप इंडिया चले जाइए, बढ़िया गांव में रह लीजिए, 1 लाख में भी काम हो जाता है साल का, महीने का। तो कहने का मतलब ये, फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए ये है कि आप जो है अपनी जिंदगी कितनी लंबी जी सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भुवन जी, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, फाइनेंस के ऊपर भी किए, नॉन फाइनेंस के ऊपर भी किए हैं। ये एक ऐसा कॉन्वर्सेशन रहा है जो मैं लाइव यहाँ पे आपके साथ बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आया है। हर वर्ड मैंने आपका सुना है, गौर किया है उस पे, और कहीं ना कहीं उसमें एक डीप रूटेड विजडम मुझे दिखी है, एक्सपीरियंस दिखा है, और बहुत ऑनेस्टी भी दिखी है। तो थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे साथ में, समोसे खिलाऊंगा आपको, बढ़िया वाले अगर आप खाते हैं तो। बिल्कुल आऊंगा राहुल, थैंक यू। आई थिंक मुझे भी एंजॉयमेंट लगा, और आपने एक समोसे की बात कही तो मुझे समोसे में बिजनेस दिखता है। बिकॉज अच्छा। जब आप
जब आप देखिए पूरी दुनिया बर्गर खा रही है, जी हमारा तो कोई ट्रेंड था नहीं, और आज बर्गर हर जगह खुल गया है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी बड़ी तमन्ना है कि कोई ऐसा एंटरप्रेनर आए, जैसे अभी इडली का बड़ा चालू हो गया है, जी। समोसे की चेन दुनिया में चले। और जो समोसा नहीं खाता है, चाय नहीं पीता है, वो तो इंडियन ही नहीं है। बिल्कुल तो सही कहा। तो मैं बिल्कुल आऊंगा। जी तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं सारे दर्शकों को आपका धन्यवाद देता हूँ। प्लीज आपके कमेंट लिखें आप, जो हम आपकी हेल्प कर सकें। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन रखें, थोड़ा पढ़ें, 10 पेज एटलीस्ट पढ़ें आपके यूजर, या आपका राहुल का पॉडकास्ट देख लें, तो आप जो है एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच भुवन जी, थैंक यू।